बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। खलीफा आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। इकोनॉमी के कोर लेक्चर की सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि निवेश के दौरान यानी पूंजी निर्माण के दौरान आवश्यक है कि बचत के लिए संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग की जद में हम ये लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसको आप समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आखिरकार क्या है ये, कैसे आया बाजार, मुद्रा बाजार किस तरीके से निर्मित हुआ और इसके आधार क्या हैं, तो इसको देखते हैं हम। वित्तीय बाजार, ये वित्तीय बाजार जो कि जिसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में। ध्यान रखिएगा, वित्तीय बाजार जो कि एक व्यापक बाजार होता है, जहां पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय विक्रय किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों जैसे अंश, बॉन्ड के सृजन विनिमय करने वाला बाजार होता है। यह बचतों को गतिशील बनाता है तथा उन्हें सर्वाधिक उत्पादक उपयोगों की ओर ले जाता है। यह बचतकर्ताओं तथा उधार प्राप्तकर्ताओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा उनके बीच कोषों को गतिशील बनाता है। वह व्यक्ति, संस्था जिसके माध्यम से कोषों का आवंटन किया जाता है, उसे वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। वित्तीय बाजार दो ऐसे समूहों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं जो निवेश तथा बचत का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूंजी निर्माण में अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक सब नीचे लिंक दिया गया है, उसको देखिएगा आप। उसमें मैंने पहले ही बताया था कि पूंजी निर्माण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो निवेश और बचत, जिसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार मूलतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, इसी से हमारी बैंकिंग प्रणाली निकल रही होगी, बैंकिंग सिस्टम निकल रहा होगा। मुद्रा बाजार क्या है, अवधि 1 वर्ष तक की होती है। इसमें ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष तक की अवधि के जो कार्य किए जाते हैं पैसों के मामले के, मुद्रा के मामले के, उसको क्या कहा जाएगा, मुद्रा बाजार कहा जाएगा। इस बाजार के प्रमुख प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक, कौन कौन शामिल होगा इसमें, व्यापारिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं राज्य सरकारें, म्यूचुअल फंड इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट में आपका स्टॉक मार्केट शामिल नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार इसका, पूंजी बाजार। ये दीर्घकालिक निधियों जैसे ऋण पत्रों तथा अंश पत्रों का बाजार है, जो एक लंबे समय के लिए जारी की जाती है। इसके अंतर्गत विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज समाहित होते हैं। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में निर्गमित नवीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, अतः इसे नवीन निर्गमित बाजार भी कहा जाता है। यानी जब पहली बार कंपनी को आप लिस्टिंग करवाने के लिए जाते हैं तो किसके कहाँ जाएंगे, वो प्राथमिक बाजार में जाएंगे। जब आप कंपनी को फर्स्ट लिस्टिंग होगी, जिसकी फर्स्ट लिस्टिंग होगी वो किस में जाएगी, प्राइमरी मार्केट में जाएगी। और जब उस कंपनी का शेयर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में, यानी मैंने पहली बार खरीदा, लेकिन जब दूसरे शब्दों में कहें सेकंड हैंड शेयर जब बेचा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी मनी मार्केट से हमारा क्या निकला हुआ है, इसी मनी मार्केट से हमारा फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम निकला हुआ है और इसी के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, मुद्रा के बारे में पढ़ना है, मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले हम समझ लें कि मुद्रा आखिरकार होती क्या है। ठीक है, तो मुद्रा के बारे में ये चीज़ जान लीजिए कि मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके जरिए वस्तुओं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है, क्या किया जाता है, वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जाती हैं एवं बेची जाती हैं, यानी उनका विनियमन किया जाता है। यदि कोई वस्तु विशेष मूल्य का निर्धारित करने में, वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान करने में तथा अन्य मौद्रिक कार्यों में सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है तो वह मुद्रा ही है, चाहे इसकी वैधानिक भौतिक विशेषताएं कुछ भी हों। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि यह पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। ठीक है, मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं ये चीज़ देख लिए। मुद्रा का कार्य केवल विनिमय में सहायता करना ही नहीं है, वरन आधुनिक समाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है, जो कि निम्नलिखित है। प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शंस इसके देखिए, विनिमय का माध्यम यानी विनिमय, विनिमय शक्ति या मूल्य का माप। विनिमय शक्ति या मूल्य का माप किस तरीके से, मुद्रा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि ये सभी वस्तुओं के मूल्यों के मापक की शक्ति रखता है। विनिमय का माध्यम तो आप समझ गए, पैसा दो सामान खरीदिए। विनिमय शक्ति का मूल्य यानी किसी भी वस्तु का ये मूल्य निर्धारण करने में सहायता करती है कि ये 2 रुपये की है, ये 3 रुपये की है, 10 रुपये की है, 3000 की है, 3 लाख की है, 3 करोड़ की है। तो उसकी माप क्या है, उसकी उस वस्तु की मूल्य क्या है, उसका कीमत क्या बैठना चाहिए, तो उसकी कीमत के हिसाब से मुद्रा के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, इसके सहायक कार्य क्या क्या है, भावी भुगतान का प्रमाप अर्थात स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट वर्तमान व्यापारिक कार्य भी, व्यापार का कार्य भी करती है। आजकल अधिकांश लेन देन का भुगतान भविष्य में होता है, जब वस्तुओं का विक्रय साख के आधार पर किया जाता है या ऋण भविष्य में चुकाए जाने के लिए दिए जाते हैं, तब धनी एवं ऋणी दोनों के लिए उस वस्तु के मूल्य का अत्यधिक महत्व होता है जिसके द्वारा भविष्य में भुगतान किया जाता है।
मूल्य का संचय, जी हाँ बिल्कुल। मुद्रा एक और कार्य मूल्य का संचय करती है। मुद्रा मानव को इस योग्य बनाती है, जैसे आपने रखा, आज सपोज दैट आपने रखा 25 लाख रुपए, ठीक है, 25, तो आपके पास कितने मूल्य की मुद्रा है? 25 लाख रुपए मूल्य की आपके पास क्या है? मुद्रा है किसी चीज़। तो संचय हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? आपकी वैल्यू तो बढ़ेगी ना मार्केट में, कि नहीं बढ़ेगी? पहले ही बात ये थी कि पूंजी के निर्माण करने वाले व्यक्ति की वैल्यू, उद्यमी व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति, पैसा है, वैल्यू है, सीधी सी बात है। तो वो व्यक्ति जो क्या करता है, धन का संचय किए हुए है, यानी मूल्य, मुद्रा किस चीज़ से काम करती है? मूल्य के संचय का काम करती है। इसको आप दिमाग में बैठा लें। जैसे सोना एवं चांदी ऐसी वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं की तुलना में न्यूनतम नाशवान हैं, ये अच्छी मुद्रा की वो मानी जाती है, माध्यम मानी जाती हैं। मुद्रा का हस्तांतरण, जी हाँ हो सकता है। मूल्य संचय के साथ मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण को भी अत्यंत सरल बना देती है। मुद्रा के प्रयोग के कारण कोई भी व्यक्ति उस स्थान में स्थित अपनी चल एवं अचल संपत्ति को मुद्रा में बदलकर दूसरे स्थान में उसी प्रकार की संपत्ति खरीद सकता है। जी हाँ, मुआवजे में आपको जमीन का पैसा मिला, समझिएगा पूरी बात। महंगी जमीन थी, आपने ले लिया, लालच में गए, 70 लाख रुपए दिए, वो 70 लाख रुपए मिला। उस 70 लाख में जाकर के आपने कहा दूसरी जगह पर कोई जमीन खरीद ली जो सस्ती थी, वहाँ पे बेशक मांगी तो वहाँ पे नहीं खरीदा, तो क्या हो रहा है? मुद्रा का हस्तांतरण भी तो हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है। तो एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास करिए। कोशिश कर रहा हूँ कि व्यवहारिक एग्जाम्पल दूँ, आप लोग समझ जाएँ। वैसे आप लोग हैं समझदार बहुत ज़्यादा, तो इसमें समझाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो मुद्रा के कार्य को हमारे यहाँ मूलतः कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आरबीआई से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम के जो इतिहास है ये हम बहुत आगे पढ़ेंगे। जब इसकी क्रियाओं को समझ लेंगे तो लास्ट पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, अभी नहीं, अगले लेक्चर में, ठीक है ना? तो अभी कवर नहीं करेंगे और इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हो होंगे, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में समझिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहली बात, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, कब? 1 अप्रैल 1935, पहली बात। 35 को शुरुआत में कहाँ किया गया था? इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 37 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई कौन बैठता है? गवर्नर बैठता है। इसका जो मेन हेड ऑफिस होगा तो वहाँ कौन बैठता है? गवर्नर बैठता है। और जहाँ नीतियाँ निर्धारित की जाती है। यदि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। आज़ादी के पश्चात इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ठीक है, तो उस 1935 में आरबीआई एक्ट जो आया था, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935, उसके माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई थी। चूंकि वो ब्रिटिश काल में आया था, इसलिए भारतीयों ने आज़ादी के पश्चात कहा नहीं, सब कुछ हमारा होगा। तो आरबीआई भी क्या किया, उन्होंने अपने स्तर पर उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया, स्वामित्व का बदलाव किया। हालांकि बहरहाल ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, शासन का मूलभूत अंतर इसमें नज़र नहीं आता है। तो आरबीआई के देखिए कार्य क्या क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी चाहिए क्या क्या है। मॉनेटरी, पहली बात, बैंकर्स का बैंक, बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों के लिए वही काम करता है जो बैंक एक नॉर्मल आदमी के लिए काम करता है। तो आरबीआई बैंकों के लिए वो काम करता है, समझ रहे हैं? बैंक के लिए नॉर्मल आदमी कौन है? हम लोग हैं। तो आरबीआई के लिए नॉर्मल लोग कौन है? ये सारे बैंक्स हैं। तो ये छोटे छोटे कौन है? बैंक हमें देता है, हम बैंक के ग्राहक हैं। लेकिन आरबीआई ग्राहक कौन है? बैंक हैं। नहीं समझे बात को? तो समझ गए होंगे आप। बैंक, लोग और छोटे छोटे बैंक, और इनमें सबसे बड़ा बैंक कौन? आरबीआई। तो यानी बैंक जो हमारे लिए काम करता है वही काम आरबीआई किन के लिए करता है? बैंकों के लिए करता है। कोई ठीक है। इशू ऑफ करेंसी, नोटों को निकालता है कि नहीं निकालता? आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर आप पढ़ते होंगे, नोट पर रहते हैं। जी बिल्कुल। मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए करता है। आगे कैसे विनियमित करता है, कैसे रेगुलेशन करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जी बिल्कुल करता है। मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज, ये सब कर लीजिए। पीटी में जो है यहीं से क्वेश्चन इसी टाइप के बन जाते हैं, एकदम सिंपल एक लाइन का आ जाएगा और आप जो है क्या करके आ गए, अरे हमने वो टिक मारा था, पता नहीं क्या हो गया, तो यही हो जाएगा। तो अभी ध्यान दे लीजिएगा। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, जी हाँ ये भी कार्य है। डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, जी बिल्कुल। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, जी हाँ गवर्नमेंट का बैंक होता है, जी हाँ। तो बैंकों का बैंकर और गवर्नमेंट का बैंक कौन? आरबीआई। डेवलपमेंट फंक्शन यानी विकासीय गतिविधियां करता है। डेवलपमेंट फंक्शन यानी विकास के कार्यों के लिए रहता है, जी बिल्कुल, वो चालू कर रखता है बराबर। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, जी हाँ बिल्कुल, आरबीआई के माध्यम से बहुत सारे पेमेंट के रेगुलेशन, पेमेंट के विनियमन संबंधी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए आगे देखते हैं। मौद्रिक नीति क्या है?
मॉनेटरी पॉलिसी आखिरकार क्या है? मौद्रिक नीति से अभिप्राय केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लिखितों के उपयोग से, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आरबीआई क्या करता है? डिसीजन लेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा? सीधा एक्शन लेगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। मौद्रिक से तो समझ गया, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन अधिक ना होने पाए और ना इतना कम होने पाए और विकास की गतिविधियां बराबर चलते रहें। अच्छा, इन्फ्लेशन का आरबीआई की पॉलिसी से क्या संबंध है? फिर मैं कह रहा हूँ अगले लेक्चर में आएगा। ये किस में आएगा? जब इसके फंक्शंस को समझ रहे होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति। अच्छा, मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है? मौद्रिक नीति एक समिति। अच्छा, पहले आरबीआई के ऊपर था, लेकिन 2016 से ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि इसके लिए मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है। मौद्रिक नीति समिति क्या है? ये आपके आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है मौद्रिक नीति समिति, जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया है। ठीक है, वित्त अधिनियम 2016 द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया, ताकि मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति में देखिए, इसकी संरचना देखिए, 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कहाँ से होंगे? आरबीआई से होंगे, यानी आरबीआई का दबदबा है क्या इस समिति में? जी बिल्कुल है, आरबीआई से होते हैं। अन्य 3 सदस्य कहाँ से होंगे? अन्य 3 सदस्य को नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ये इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूंगा आपको। और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है रिजर्व बैंक के? गवर्नर। ये आपके सामने लगे हुए हैं, जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उनके। और जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के तौर पर काम करते हैं। तो गवर्नर इसका क्या होगा? अध्यक्ष। बोलबाला बेशक इसका है गवर्नमेंट का, इसमें केंद्रीय बैंक जो लिखा हुआ है 3 लोगों को नामित करती है, केंद्र सरकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण क्या क्या हैं, टूल्स क्या क्या होते हैं, उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मौद्रिक नीति उपकरणों को किस तरीके से आरबीआई मैनेज करता है। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक आधार पर, जिनको हम संख्या के स्तर पर देख सकते हैं, और क्या क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, रिजर्व रेशियो यानी CRR एंड SLR। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद देखिए रेट्स, जिसमें रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF रेट एंड LF। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब विधा भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अगले लेक्चर में जरूर पक्का इस पर चर्चा करेंगे, बिना इसके पूरी बैंकिंग कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। क्वांटिटेटिव यानी ऐसी चीज़ें जिनको संख्या के आधार पर मापा जा सकता है, जिसको मात्रात्मक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक उपकरण क्या क्या है इसे? गुणात्मक जैसे किसी के ऊपर बंदिश लगा देना, जैसे मुझे किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करना है तो मैं क्या कहूँ? तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं पूरी बात? यानी किसी संस्थान को पैसा देना क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? तो उस पर क्या होगा? अंकुश लगाना आसान हो जाएगा। क्वालिटेटिव क्या होते हैं? किसी को ब्लैकमेल करिए आप कि हमें तुम्हारी ये बात पता है, गुप्त बात पता है, अगर ऐसा करोगे तो फला को बता देंगे, वो व्यक्ति तुरंत आपके हिसाब से मैनेज होने लग जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दोनों में क्या अंतर है? तो दूसरा वाला जो ब्लैक मेलिंग वाला है वो क्या हो गया? क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हो गया। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जो आपने पैसे किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्थान को देना बंद कर दिया तो उसने अपना कार्य सुचारू रूप से चलाना बंद कर दिया। इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यही मेन डिफरेंस है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को हमें समझना है और इन्हीं आधार पर क्या करता है? आरबीआई सैंक्शंस लगाता है, या फिर कहें कि कंट्रोल करता है अपनी मौद्रिक नीति को। इसमें क्या है? मार्जिन, LTV, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, राशनिंग है क्वालिटेटिव में, मॉरल सैंक्शन है, नैतिक जो है तो बंधन लगा दिया जाता है कि आपको इतने लोगों को ऋण देना है, इतनी मात्रा में आपको गरीब लोगों को ही ऋण देना है, बैंकों के ऊपर जारी कर दिया जाता है, जिस कारण से बैंक मजबूर हो जाते हैं और ज़्यादा पैसा उसमें खर्च करते हैं ताकि सामाजिक गतिविधियाँ हो सके। तो सब किस में आएगा? क्वालिटेटिव में। कई बार आरबीआई डायरेक्ट एक्शंस भी ले लेता है कि तुमने यहाँ, या फिर ये प्रावधान कर दे कि तुम्हें किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा पैसा खर्च करना, जहाँ पर क्या है गरीबी अधिक है। जैसे कहते हैं कि जाइए दुमका क्षेत्र में जो है ज़्यादा खर्च करिए, आप वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है पैसे इन्वेस्टमेंट की, और उन क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा दीजिए आप जो है ऋण। तो ये भी डायरेक्ट एक्शन कभी कभी आरबीआई ले लेता है। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन सभी फंक्शंस को हम विस्तार से, CRR क्या है, SLR क्या है, OMO क्या है, रेट्स क्या है,
मार्जिन्स LTV क्या है, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किस पर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। इंतजार करिए, कल बिल्कुल आ जाएगा आपके पास, ये जल्दी से लेक्चर आ जाएगा। इसका आधा लेक्चर आपने देखा है अभी, यानी अभी सिर्फ RBI की स्थापना देखी है, तो उपकरणों के बारे में हम अगले लेक्चर में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए, बेस्ट ऑफ लक।